गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सब लोग? होप सो स्वस्थ होंगे। तो चलिए जी, माई सेल्फ सुधीर सर, मेरे बच्चों, जो डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का हमारा पेपर चल रहा है उसकी क्लासेस में कंटिन्यू करता हूं। तो पिछली क्लासेस तक हमने क्या पढ़ा है? मीडियन तक पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था। तो मीडियन वाज द पोजिशनल मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल वैल्यू या एवरेज। अब एक्चुअली में पोजिशनल का क्या मतलब था वो पिछली क्लास में मैं डिस्कस कर चुका हूं। नाउ टुडे वी विल डिस्कस द मोड या मॉडुलस वैल्यू विच इज another measurement of central value which is also a positional measurement. Means when we calculate the mode, you first arrange the data into positions. That's why this is a positional measurement. ठीक है बेटा? तो बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझिएगा। बेसिक है बिल्कुल, कोई ज्यादा टफ या टिपिकल कोई टास्क नहीं है। तो शुरुआत करते हैं मोड को लेके। सो बेसिकली मोड जब डिफाइंड किया जाता है, जब मोड आप डिफाइन करते हैं तो शायद ऐसा कहा गया होगा आपके टीचर्स के द्वारा कि मोड इज द वैल्यू ऑफ एक्स विच इज अकर्ड मोस्ट फ्रीक्वेंटली। मींस मोड एक्स की उस वैल्यू को कहते हैं जिसके कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन शायद उतना करेक्ट नहीं है। रीजन है कि अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है एक्स की वो मोड हो जाती, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दो तीन बातें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। जैसे हो सकता है जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो डाटा के इनिशियल स्टेज में लिखी हो या डाटा की लास्ट स्टेज में लिखी हो। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होने के बावजूद भी वो मोड नहीं होगा। दूसरा, अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रिपीटेड है, मान लीजिए डाटा के अंदर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सेंटर में ही लिखी है बट 3 जगह पर लिखी है, तो मोड यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं होगा। तो इन दीज टाइप ऑफ केसेस कि भाई अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज नॉट अकर इन द सेंटर पार्ट ऑफ द डाटा तो वो मोड नहीं माना जाएगा। रीजन है उसका क्योंकि मोड जो कैलकुलेट करता है वो सेंट्रल वैल्यू को कैलकुलेट करता है। अब डाटा के अकॉर्डिंग अगर फ्रीक्वेंसी सेंटर पार्ट में मैक्सिमम अकरेंस नहीं दे रही है तो वो मोड नहीं माना जाएगा। या फिर अगर 2 या 3 या 4 या 5 जगह आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सेंटर में मिल रही है तो भी वो मोड नहीं डिसाइड होगा बाय द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। सिंपल है बिल्कुल। तो मोड डेफिनेशन कैसे बनेगा? तो मोड का डेफिनेशन अगर हम देखें, मोड इज द वैल्यू ऑफ एक्स। मोड इज द वैल्यू ऑफ एक्स which has maximum frequency provided that a point to be noted। ये तो मैंने भी लिखा है कि मोड इज द वैल्यू ऑफ एक्स विच हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं आगे कुछ लिख रहा हूं, प्रोवाइडेड दैट this maximum frequency is unique and belongs to the center part ऑफ डाटा। बी केयरफुल। क्या कह रहा हूं मैं कि मोड जो है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तो जरूर होगा, मोड जो है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के कोरस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल की वैल्यू होगी एक्स की वो जरूर होगी, बट वो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की आप बात कर रहे हो, एक तो वो यूनिकली आइडेंटिफाई होनी चाहिए और दूसरा वो डाटा के सेंटर पार्ट में होनी चाहिए। तो कन्फर्म एक्स की वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बिकम मोड। मैं कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा हूं, बट अगर ये दोनों सिचुएशन नहीं है या इनमें से कोई सिचुएशन नहीं है
तो मोड का ये डेफिनेशन नहीं रह जाएगा कि भाई मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के कोरस्पॉन्डिंग मोड आपका बनेगा। नाउ इन दिस केस वी कैलकुलेट द मोड बाय द ग्रुपिंग मेथड। भाई आप पूछोगे ना कि सर अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इस केस में अगर मोड नहीं होगा, सो हाउ टू कैलकुलेट द मोड? सो मोड इज कैलकुलेटेड बाय द ग्रुपिंग मेथड। मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अच्छा, एक केस और है जिसमें अगर डाटा के अंदर इर्रेगुलरिटीज है तो भी, यूनिक होने के बावजूद भी, तो भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सेंटर में होने के बावजूद भी उसको मोड नहीं माना जाता। इर्रेगुलरिटीज का मतलब है कि पहले डाटा फ्रीक्वेंसी हाई हो रही है, फिर कम हो गई, फिर अचानक से हाई हो गई, फिर कम हो गई, तो इसको बोलते हैं इर्रेगुलरिटीज इन द डाटा। तो फ्रीक्वेंसी का जब अरेंजमेंट आप करेंगे, क्योंकि ये पोजिशनल मेजरमेंट है, तो पोजीशंस में आप अरेंज करेंगे और आप देख रहे हैं कि कभी अप हो रही है फ्रीक्वेंसी, कभी अचानक से डाउन हो रही है, फिर अप हो रही है, फिर अचानक से डाउन हो रही है। सो दिस टाइप ऑफ डाटा इज कॉल्ड इर्रेगुलर डाटा। तो अगर इर्रेगुलरिटीज है तो भी मोड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के कोरस्पॉन्डिंग नहीं माना जाता। उस केस में भी ग्रुपिंग मेथड का यूज आपको करना पड़ता है। ठीक है मेरे बच्चों, तो मोड का जो डेफिनेशन है वो यूनिकली आइडेंटिफाइड नहीं होता, मतलब रिजिड नहीं होता। तो जैसा कि मैंने बताया था, अब तक जितने भी मैंने मेजरमेंट पढ़ाए एक्सेप्ट द मोड, वो सारे के सारे रिजिडली डिफाइंड होते थे। सिर्फ मोड एक ऐसा मेजरमेंट है जो इल डिफाइंड है, रिजिडली डिफाइंड नहीं है। उसका रीजन मैंने आपको दे दिया, अभी और भी रीजन मैं आपको दूंगा मेरे बच्चों। बिल्कुल सिंपल है। तो कोई पूछे आपसे मोड कैसे डिफाइंड होगा, मोड का डेफिनेशन आपके सामने लिखा हुआ है। लेकिन ये जो 2 पॉइंट या 3 पॉइंट मैंने आपको बोले कि मोड सेंटर वैल्यू में, सेंटर पार्ट में होना चाहिए, यूनिकली आइडेंटिफाइड होना चाहिए, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रिपीटेड नहीं होना चाहिए, और डाटा के अंदर इर्रेगुलरिटीज नहीं होनी चाहिए, तब जाके मोड का डेफिनेशन ये बनता है कि एक्स की वो वैल्यू जिसके कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है। अगर इन तीनों में से कोई भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं होता तो मोड निकालने के लिए हमें एक दूसरे मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड द ग्रुपिंग मेथड। अब जैसा कि नाम है ग्रुपिंग मेथड, तो मतलब आप ग्रुप्स बनाओगे, फ्रीक्वेंसीज के ग्रुप्स क्रिएट करोगे और फिर देखोगे कि मोड क्या बन सकता है। टेक ए एग्जांपल, एक एग्जांपल से आपको मैं समझाना चाहूंगा। तो एग्जांपल में मैंने लिखा है ताकि टाइम ना लगे हमारा, तो कह रहा है फाइंड द मोड, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू ह्यूमन नेचर मैंने डाटा को अरेंज करके ही दिया है आपको, है ना। तो वेरिएबल क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डाटाज है। कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है 3 8 15 23 35 40 32 28 20 45 14 और 6, कुछ इस टाइप से दिया गया है। तो अब आप थोड़ा सा अगर गौर से देखें, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तो 10 के कोरस्पॉन्डिंग है। अगर आप गौर से देखें, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तो 10 के कोरस्पॉन्डिंग है और एक ही है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। लेकिन ये जो डाटा के सेंटर पार्ट में नहीं है, डाटा का सेंटर पार्ट अप्रोक्सीमेटली ये होना चाहिए, है ना। तो ये डाटा के सेंटर पार्ट से बाहर है। और दूसरा, इस डाटा के अंदर इर्रेगुलरिटीज भी प्रेजेंट है। कैसे इर्रेगुलरिटी, देखिए 3 से 8 हुआ, 15 हुआ, 23 35 40, ठीक है, बढ़ती चली जा रही है। फिर डिक्रीज हो गया 32 28, लेकिन फिर अचानक से बढ़ गया। ये जो अचानक से जो चेंज आता है, दिस गिव अस द इर्रेगुलरिटीज। अगर डिक्रीज होता चला जाता 15 14 6 तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मोड बन जाता। लेकिन अचानक से जो इर्रेगुलरिटीज आई है, दिस विल क्रिएट द प्रॉब्लम। तो इस क्वेश्चन में हम डायरेक्टली मोड ये नहीं कह सकते कि 10 मोड होगा। इस क्वेश्चन में हमें ग्रुपिंग मेथड लगाना पड़ेगा। अब व्हाट इज द ग्रुपिंग मेथड देखते हैं। बिल्कुल सिंपल है, तो कैलकुलेशन ना करनी पड़े, या हम थोड़ा सा, मैं एक बार आपको, मैंने नोट्स में भी दिया है ये सॉल्यूशन। तो क्या करते हैं मेरे बच्चों, कुछ नहीं करना होता, वेरिएबल्स लिखिए और उसके कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी लिखिए जो भी आपको दी गई है, और जो भी मैं ग्रुप्स बनाऊंगा उन ग्रुप्स के कोरस्पॉन्डिंग जो भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी आप उसको पिक करते हुए चलिए। सिंपल है बिल्कुल। तो अगर हम कॉलम 1 को देखें जिसमें मैंने फ्रीक्वेंसी लिखा है, इसमें मैक्सिमम कहां पे आया था,
यहां पे आया था, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख दीजिए। अब आप, जैसा कि नाम है ग्रुपिंग मेथड, अब आप दो दो के ग्रुप बनाइए, दो दो फ्रीक्वेंसीज के ग्रुप बनाइए। दो दो फ्रीक्वेंसीज के ग्रुप बनाओगे तो पहले ये ग्रुप बनेगा 8 + 3 11, 11 लिख लिया। इसका मतलब 1 और 2 का अगर मैं ग्रुप बनाऊं तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 11। फिर 3 और 4 का अगर मैं ग्रुप बनाऊं तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 38। फिर 35 और 40 का ग्रुप बनाऊं तो टोटल फ्रीक्वेंसी 75। फिर 32 और 28 का ग्रुप बनाऊं तो 60। फिर इन दोनों का ग्रुप बनाऊं तो 65 और इन दोनों का ग्रुप बनाऊं तो 20। समझ गए? तो ऐसे ग्रुप बनाते हुए चले जाओ और देखो इस कॉलम में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहां पे आया है, इस कॉलम में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहां पे आया है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्या करना होता है, एक ऑब्जर्वेशन ऊपर की छोड़ दीजिए, बाकियों के दो दो के ग्रुप बनाओ। तो पहले जो ग्रुप बना था वो पहली और दूसरी फ्रीक्वेंसी का बना था। अब अगर पहले वाली को आप छोड़ दोगे तो जो सेकंड फ्रीक्वेंसी है उसके साथ थर्ड फ्रीक्वेंसी अटैच हो जाएगी। तो सेकंड और थर्ड का जब आप ग्रुप बनाओगे मेरे बच्चों तो कुछ आपको ऐसा बनाना पड़ेगा, तो कुछ आपको ऐसा बनाना पड़ेगा। इसका जो टोटल सम होगा वो आप यहां पे लिखेंगे। फिर आपको इन दोनों का बनाना पड़ेगा, उसका जो टोटल सम होगा आप यहां पे लिखोगे अप टू सो ऑन, करते चले जाएंगे। फिर इसमें देखेंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहां पे है, यहां पे है। फिर क्या करेंगे, अब दो को तो छोड़ेंगे नहीं क्योंकि फिर तो रिपीटेशन हो जाएगी। अब हम 3-3 का ग्रुप बनाएंगे, अब हम 3-3 का ग्रुप बनाएंगे। तो पहले अब हम इन 3 का लेंगे और यहां पे इनका टोटल सम लिखेंगे। फिर अगले 3 का लिखेंगे, फिर यहां पे हम इनका टोटल सम लिखेंगे। फिर नेक्स्ट 3 का लिखेंगे हम यहां पे, फिर इनका टोटल लिखेंगे अप टू सो ऑन। फिर एक को छोड़ के लिखते हुए चले जाएंगे, फिर दो को छोड़ते हुए लिखते चले जाएंगे। दैट्स इट। समझ में आया? तो हमने ग्रुप्स का टोटल फ्रीक्वेंसी आपके सामने बनाया। जो ग्रुप्स हमने बनाए थे उनका हमने मैक्सिमम जो ऑब्जर्वेशंस थी उसको आपके सामने बनाया बेटा। ठीक है, सिंपल था बिल्कुल। अब जब ये बन जाता है तो हर कॉलम में हम ये फाइंड करते हैं, हर कॉलम में हम ये फाइंड करते हैं कि कहां पे फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है। तो पहले कॉलम पे यहां पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, दूसरे पे यहां पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, थर्ड पे यहां पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, फोर्थ पे यहां पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, फिफ्थ पे यहां पे है और सिक्स्थ पे यहां पे है। ठीक है, अब इसको काउंट करते हुए चलो और देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कोरस्पॉन्डिंग टू किस एक्स के साथ है और उसको टैली करते हुए चले जाओ। जैसे पहले कॉलम में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 10 के साथ है तो 10 को हमने एक मार्क्स दे दिया कि भाई 10 एक बार रिपीट हुआ है मैक्सिमम लीफ फ्रीक्वेंट में, मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के कोरस्पॉन्डिंग 10 एक बार आया है। जब आप दूसरे कॉलम में जाओगे 75, लेकिन 75 5 और 6 इन दो के कोरस्पॉन्डिंग था, तो 5 और 6 इन दो के कोरस्पॉन्डिंग था। चलिए जब आप थर्ड पे आओगे 72, तो 72 किस किस के कोरस्पॉन्डिंग था, 6 और 7, तो 6 और 7 आगे ऐसे लिखते हुए चले जाओ ताकि काउंट कर सकूं। फिर आया था 98, 98 किसके कोरस्पॉन्डिंग था, 4 5 और 6, तो 4 5 और 6, तो 6 ज्यादा बार रिपीट सा मुझे होता दिखाई दे रहा है। फिर आए हम फिफ्थ कॉलम पे 107, 10 किसके कोरस्पॉन्डिंग था, 5 6 7, तो 5 6 और 7। फिर लास्ट में आए इस 100 पे और ये किसके कोरस्पॉन्डिंग है, 6 7 8, तो 6 7 और 8। ठीक है मेरे बच्चों, अब ये देखिए कि कौन सा नंबर मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है। मेरे अकॉर्डिंग द नंबर 6 इज रिपीटेड मैक्सिमम टाइम। समझ गए? तो 6 इज द मोड, सो 6 इज द मोड एंड पॉइंट टू बी नोटेड, 6 सेंटर में है। यस सर। और मेरे बच्चों फ्रीक्वेंसी भी कितना है, 40। तो अगर डाटा की जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ रही है वो सेंटर में नहीं है या वो यूनिक नहीं है या डाटा के अंदर इररेगुलरिटीज है, तो कभी भी मोड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के कोरस्पॉन्डिंग नहीं आएगा। वो कैसे कैलकुलेट होगा, बाय द ग्रुपिंग मेथड। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको समझा के दिया कि ग्रुपिंग मेथड कैसे वर्क करता है। ये जो एग्जाम्पल था मेरा, ये डिस्क्रीट डाटा के लिए एप्लीकेबल है जो विद फ्रीक्वेंसी होता है। अगर फ्रीक्वेंसी नहीं है
तो फिर तो मोड का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि मोड डिफाइंड ही इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डाटा के अंदर बनता है। अब हम बात करेंगे कि अगर डाटा के अंदर कंटिन्यूअस डाटा है, यानी कि क्लास इंटरवल की फॉर्मेट का डाटा है, तो मोड कैसे निकलेगा। तो सेकंड जो मैं लेके चल रहा हूं मेरे बच्चों, वो है मोड इन केस ऑफ क्लास इंटरवल डाटा। अगर क्लास इंटरवल डाटा है तो मोड आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले तो क्लास इंटरवल्स को आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में पोजीशंस में अरेंज करेंगे। लुक लाइक दिस, है ना। जैसे 0 to 10 मैंने ले लिया, मान लीजिए 10 to 20 मैंने ले लिया, 20 to 30 मैंने ले लिया, 30 to 40 मैंने ले लिया, और 40 to 50 मैंने ले लिया। मान लीजिए फ्रीक्वेंसी है 32432, सपोज ऐसे कुछ मुझे फ्रीक्वेंसी दे दी गई। तो सबसे पहले कैलकुलेट होता है मॉडुलस क्लास। मॉडुलस क्लास का तरीका बिल्कुल सेम वही है जो मीडियन क्लास का था। क्या करेंगे, n/2 निकालेंगे, क्लास की कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, फिर कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे जस्ट ग्रेटर देन n/2। वो जो क्लास होगी दैट इज कॉल्ड द मॉडुलस क्लास। तो मान लीजिए मॉडुलस क्लास कुछ इस टाइप से आ जाएगी। तो अब बहुत सारे फॉर्मुलेशंस के टाइप हम लोग बना सकते हैं। एक फॉर्मुलेशंस में टाइप लिख रहा हूं। इन दिस केस मोड जो मेरा बनेगा, दिस इज इक्वल टू L1। L1 इज द लोअर लिमिट, L2 माइनस L1, L2 इज द अपर लिमिट, F0 माइनस F माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2F0 माइनस F1 माइनस F माइनस 1। नाउ दिस इज द फॉर्मुलेशन ऑफ मॉडुलस। अब मेरे बच्चों, अब आप बोलेंगे सुधीर सर 2-3 टर्म इसमें नहीं है, जैसे F0 एक टर्म का इस्तेमाल किया आपने, F1 का इस्तेमाल किया आपने, F माइनस 1 का इस्तेमाल किया। हो सकता है मेरे बच्चों कोई दूसरा टीचर कुछ और नोटेशन का यूज कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नोटेशन दूसरी हो सकती है, जो सिग्निफिकेंस होगा, जो मीनिंग होगा उस नोटेशन का वो बिल्कुल सेम होगा। तो अब मैं अपनी नोटेशन लिख देता हूं। तो L1 तो आपको पता है लोअर बाउंड्री, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडुलस क्लास। L2 आपको पता है अपर बाउंड्री या अपर लिमिट ऑफ द मॉडुलस क्लास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो F0 है मेरे बच्चों, F0 वो है क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। मतलब जो मॉडुलस क्लास आपने निकाली है उसका जो क्लास फ्रीक्वेंसी है वो F0 है। F माइनस 1 क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास ऑफ मॉडल क्लास। मींस जो मॉडल क्लास आपने चूज करी है उससे जो पहली क्लास है उसकी क्लास फ्रीक्वेंसी है F1 एंड F1 इज व्हाट, क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ द नेक्स्ट क्लास। अच्छा चलो ऊपर लिख देता हूं, क्लास फ्रीक्वेंसी जो F1 मैंने डिसाइड किया है, फिर से लिख देता हूं। F1 इज व्हाट, क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ द नेक्स्ट क्लास ऑफ मॉडल क्लास। मतलब जो मॉडल क्लास आपने बनाई होगी उससे जो नेक्स्ट क्लास होगी उसका जो क्लास फ्रीक्वेंसी होगा दैट इज F1। तो आपको L1 मिल गया, L2 मिल गया, F0 मिल गया, F1 मिल गया, F माइनस 1 मिल गया। मोड आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, वेरी सिंपल। मैंने नोट्स में एग्जाम्पल दिए हैं आपको, तो वहां से आप एग्जाम्पल एक बार रीड कर सकते हो। अब मेरे बच्चों एक चीज इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है कि कभी कभी क्या होता है, कुछ सिनेरियो ऐसा बन जाता है कि ये जो डिनोमिनेटर पार्ट है
वो 0 के बराबर हो जाता है। बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है कि जो डिनोमिनेटर पार्ट है दिस विल बिकम 0। तो उस केस में जो हम मॉडुलस का फॉर्मूला यूज करते हैं वो ये है। तो कब है? इफ 2f0 माइनस f1 माइनस f माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन जो मोड का फॉर्मूला बनता है मोड इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 f0 माइनस f माइनस 1 डिवाइडेड बाय मॉडुलस वैल्यू ऑफ f0 माइनस f माइनस 1 प्लस f0 माइनस f1। बस यहां पे मॉडुलस वैल्यू लगा देंगे, डिस्कशन खत्म। ठीक है बेटा, सिंपल है बिल्कुल। तो अगर डिनोमिनेटर पार्ट इस तरीके से आपकी कोई बात रिप्रेजेंट कर रहा है तो मॉडुलस वैल्यू किसी दूसरे तरीके से डिफाइंड किया जा सकता है। तो ये जो भी मैंने पढ़ाया वो मोड की डेफिनेशन से रिलेटेड था। अब फिर से वही हम काम करते हैं कि भाई मोड जो है क्या प्रॉपर्टीज इसकी हो सकती है, क्या इसकी मेरिट हो सकती है, क्या इसकी डीमेरिट हो सकती है। मेरे बच्चों, इसमें कोई खास मैथमेटिकल प्रॉपर्टी होती नहीं है, तो प्रॉपर्टी हम डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, मेरिट और डीमेरिट पे कुछ कुछ बातें कर सकते हैं हम। इसका जो मेरिट है वो बिल्कुल सेम कुछ ऐसा है जैसा मीडियन का होता है। इसका जो डीमेरिट है बिल्कुल सेम ऐसा है जैसा मीडियन का होता है। तो ज्यादा मैं डीप डिस्कशन नहीं करूंगा, सेम बातें। लेकिन इसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। जैसे मीडियन हमारा रिजिडली डिफाइंड हुआ करता था, मोड हमारा रिजिडली डिफाइंड नहीं होता। क्यों? क्योंकि रिजिडली डिफाइंड का क्या मतलब था कि जिसका डेफिनेशन बिल्कुल सॉलिड होगा, फिक्स होगा, चेंज नहीं होगा। क्या मोड में आप ऐसा कह पा रहे हैं? शायद नहीं। उसका रीजन है, सबसे पहले आपने बोला था कि मोड एक्स की उस वैल्यू को कहते हैं जिसके कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है। यह बात गलत हो गई। फिर आपने बोला सर ठीक है, मोड एक्स की उस वैल्यू को कहते हैं जिसमें फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है एंड वो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम इन 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। कौन कौन सी कंडीशन? वो यूनिक होनी चाहिए, सेंटर में होनी चाहिए और डाटा के अंदर इरेगुलरिटी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम ग्रुपिंग मेथड का यूज करते हैं। तो मेरे बच्चे, जब आप ग्रुपिंग मेथड का यूज करोगे तो डेफिनेशन तो खत्म हो गई ना। फिर आप टेक्निकली बात समझिए, मतलब डाटा के अकॉर्डिंग आप अपनी डेफिनेशन को चेंज करते हुए चल रहे हैं। समझ गए ना? तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है इन चीजों को लेके। तो हमने कह दिया कि मोड इज नॉट रिजिडली डिफाइंड, मोड इज इल डिफाइंड। तो उसका यह रीजन है कि मोड को इल डिफाइंड क्यों कहा जाता है। अब आप बोलोगे कि सुधीर सर, जब इसमें सारे में प्रॉब्लम ही है तो मोड हम इस्तेमाल करते ही क्यों है? मेरे बच्चों, मोड का सबसे ज्यादा इस्तेमाल बिजनेस में किया जाता है, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस में किया जाता है, बिजनेस सिनेरियो में किया जाता है। और दुनिया तो बिजनेस से ही चल रही है ना, समझिए आप बात को। तो हर चीज का हर जगह अपना कोई ना कोई यूज होता है। ठीक, अब यहां पे मेन पॉइंट ये है कि मेरे बच्चों, कभी कभी क्या होता है जब हम ग्रुपिंग मेथड लगाते हैं, तो जैसे इस क्वेश्चन में तो हमने रब कर दिया। ग्रुपिंग मेथड जब लगाया था तो जो 6 आया था वो हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दे रहा था और वो मोड हो गया था। कभी कभी क्या होता है, ग्रुपिंग मेथड भी फेल हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, ग्रुपिंग मेथड भी फेल हो जाता है टू आइडेंटिफाई द मॉडुलस वैल्यू। तो उस केस में मैथमेटिशियन ने एक फॉर्मुलेशन यूज किया, दैट इज कॉल्ड एम्पायरिकल फॉर्मूला फॉर मोड। एम्पायरिकल का मतलब होता है कि जो फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूं इसका कोई मेरे पास मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, बट ये फॉर्मूला वर्क करता है इन सम स्पेशल केसेस। वो स्पेशल केसेस कौन सा है? जब आपका ग्रुपिंग मेथड फेल हो जाए तब उस फॉर्मूले का यूज करते हैं, और वो फॉर्मूला है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, बट बी केयरफुल, ये फॉर्मूला डायरेक्ट कभी नहीं लगता, ना लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि दिस इज एन एम्पायरिकल फॉर्मुलेशन, देयर इज नो एविडेंस इन माई हैंड जिससे मैं इसको प्रूफ कर सकूं। मान लो कोई बच्चा पूछ ले, सुधीर सर आपको कैसे पता लगा, इसको जरा प्रूफ करके दिखाइए। है ही नहीं मेरे पास कोई प्रूफ, क्योंकि ये एम्पायरिकल है। एम्पायरिकल मतलब मजबूरी में चलेगा। जब ग्रुपिंग मेथड फेल हो जाएगा तब आपको इसका यूज या इसका इस्तेमाल करना है मेरे बच्चों। बिल्कुल सिंपल, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है,
तो ये था हमारा मोड। तो अब तक जो मैंने क्लासेस ली मेरे बच्चों, वो क्लासेस कुछ इस तरीके से थी कि हम सेंट्रल वैल्यू डिफाइन कर रहे थे किसी भी फ्रीक्वेंसी डाटा की। अब एक छोटी सी बात आपके साथ में करना चाहूंगा कि जो मैंने 5 मेजरमेंट बनाए, इनमें कुछ कुछ रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं, वो पता होना चाहिए आपको। तो वो ये कहता है कि अगर आपका कोई डाटा ऐसा है जिसपे 5 मेजरमेंट निकाले जा सकते हैं, जिसपे 5 मेजरमेंट निकाले जा सकते हैं, तो इनके बीच में कुछ रिलेशंस हैं। नंबर 1, ज्योमेट्रिक मीन बराबर होता है अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन का अंडर द रूट। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट ऑल मेजरमेंट्स आर एग्जिस्ट, मतलब निकाले जाने चाहिए। अब कैसे निकाले जाएंगे? जब सारी ऑब्जर्वेशन पॉजिटिव होंगी तभी पॉसिबल, अदरवाइज नॉट। नाउ सेकंड केस, मीडियन जो होता है वो हमेशा अर्थमेटिक मीन और मोड के बीच में होता है, और मीडियन इज लेस देन इक्वल टू मोड और अर्थमेटिक मीन। बी केयरफुल। वो कहता है कि अर्थमेटिक मीन और मोड के बीच में तो मुझे रिलेशन नहीं पता है, अर्थमेटिक मीन मोड से बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, बट मैं डैम श्योर हूं कि जो मीडियन होगा वो कंफर्म इन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो या तो ऐसा होगा और या तो ऐसा होगा। बी केयरफुल। और अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बीच में ऊपर आपको रिलेशनशिप मैंने दिया है मेरे बच्चों। तो मैंने बिल्कुल अपना पूरा एफर्ट लगाने की कोशिश करी है आपको सेंट्रल वैल्यू या स्टैटिस्टिक्स का बेसिक थोड़ा सा नॉलेज देने में। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।